वैदिक सभ्यता की आरंभिक जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। इसीलिए पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वेद काल भी कहते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा अर्थात नदियों में प्रमुख कहा गया है। ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन कई बार आया है। इसके अतिरिक्त गंगा का ऋग्वेद में 1 बार तथा यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में विपाशा या अभी से व्यास कहते हैं को परिगणित नदी कहा गया है। उसके स्थान पर मरुद्वृद्धा नदी का उल्लेख है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग मिलता है। मतलब जो 7 सैंधव जो है वो सैंधव शब्द नदी के लिए भी आता है, सिंधु शब्द सागर के लिए भी आता है और सिंधु जो है नदी का भी नाम है। तो सप्त सैंधव प्रदेश जो है वो इनके निवास स्थल के रूप में उल्लेख मिलता है इसका। सरस्वती और दृश्यद्योति नदियों के मध्य का प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसे ब्रह्मावर्त कहा गया। ऋग्वेद में हिमालय एवं इसकी चोटी मूजवंत का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद काल का जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक था और कबीलाई जीवन था। कबीलों में जो है वो सारा जो है वो राजनीतिक जीवन विभक्त था। छोटे छोटे कबीले थे और वो आपस में संघर्ष करते रहते थे। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले के होने की वजह से उन्हें पंचजन्य कहा गया। ये कबीले अनु, पुरु, द्रवियु, तुर्वशु, योधु, ये 5 जो है वो कबीले प्रमुख थे। ग्राम, विश और जन ये इससे ऊपरी इकाई थी। परिवार, ग्राम, विश और जन। ग्राम संभवतः कई परिवारों के समूह को कहते थे और ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। विश कई गांवों का समूह था। इसका प्रधान विशपति कहलाता था। विशों का समूह जन होता था और जन के अधिपति को जनपति या राजा कहते थे। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द आया है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार मिलता है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख 1 बार भी नहीं मिलता। मतलब जनपद जो शब्द है वो उत्तर वैदिक काल में आया, अभी तक वो जन था। ऋग्वेद काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था, फिर भी प्रधान या राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं था। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती उसे अपने राजा को चुनने का अधिकार था। राजा को कबीले का संरक्षक, गोप्ता, जनस्य अथवा पुराभेता, नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत तथा गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख है। ये संगठन विचारात्मक, सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। ऋग्वेद काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेद काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं था। वस्तुतः वह युद्ध का स्वामी था। युद्ध के लिए राजा के पास सेना होती थी। ऋग्वेद में वर्णित शर्ध, व्रात तथा गण आदि संभवतः सेना की इकाइयां थी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, अर्थात नगरों को नष्ट करने वाला। भारत एवं त्रित्सु दोनों आर्यों के शासक वंश थे और पुरोहित वशिष्ठ इन दोनों वंशों के संपर्क में थे। कालांतर में
भारत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ, जिनमें 5 आर्य तथा 5 आर्येतर जनों के प्रधान थे। यह युद्ध जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, ऋग्वेद काल में इसका वर्णन मिलता है। और इसे दास राज्य मतलब 10 राजाओं का जो युद्ध था, ये इसका वर्णन मिलता है कि ये पुरुषनी नदी, जिसे अभी रावी कहते हैं, के तट पर ये हुआ था। दास राज्य युद्ध में सुदास एक तरफ था और बाकी 10 सामने थे, तो सुदास की विजय हुई। पराजित जनों में जो है वो सबसे प्रमुख पुरु थे। कालांतर में भारत एवं पुरुओं के बीच मैत्री हो गई और कुरु नाम से एक नया कुल बन गया। ऋग्वेद में सेनानी, पुरोहित तथा ग्रामणी नामक शासकीय पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है, जो राजा की सहायता के लिए होते थे। प्राय पुरोहित का पद वंशानुगत होता था। इसके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी सूत, रथकार और करमार भी थे, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। राजा समेत कुल 12 रत्ने होते थे। ये राजाभिषेक के अवसर पर उपस्थित होते थे। पूर्व दुर्गपति होता था तथा सैन्य कार्य भी करता था। स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। दूत समय समय पर संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर राजा के पास जाता था। बृहस्पति गोचर भूमि का अधिकारी एवं कुलप परिवार का मुखिया होता था। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में मंत्रियों अथवा मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं किया गया है। विदत यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा भी कहा जाता था। सभा यह वृद्ध लोगों की संस्था थी। इसमें श्रेष्ठ एवं अभिजात्य लोग आते थे। सभा के विषय में उल्लेखनीय बात यह है कि इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद की उत्तर काल में हुई थी। मतलब सबसे प्राचीन जो है वो विदत थी। समिति यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। इसमें ज़्यादा जो पूरी पब्लिक आती थी वो समिति थी। समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। ऋग्वेद में मध्यमसी शब्द से विदित होता है कि पंच निर्णय द्वारा भी न्याय किया जाता था। उग्र तथा जीवगृभ संभवतः पुलिस कर्मचारी थे। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। अब अगर हम सामाजिक संगठन की बात करें तो परिवार जो है वो सबसे मुख्य इकाई थी और उसमें पिता जो है वो उसका मुखिया था। परिवार का प्रधान कुलप या गृहपति कहा जाता था। समाज पितृ सत्तात्मक था, जबकि सैन्य सभ्यता का समाज जो है वो मातृ सत्तात्मक था। पुत्री को संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। पत्नी अपने पति के साथ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, लेकिन बाद में उस पर वो रोक लगा दी गई। ऋग्वेद काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। परिवार की संपत्ति का मापदंड परिवार की वृद्धता मतलब कितना बड़ा परिवार है, ये उसकी संपन्नता है। और ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, क्योंकि ऋग्वेद काल की जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त, कुल 10 मंडल है, उसका जो पुरुष सूक्त है उसमें ये दिखाया गया है कि विराट पुरुष जो है, विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण पुरुष परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से तथा शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द
रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं पर व्यवसाय चयन के। मेन इसका जो है वर्ण शब्द का मतलब जो है वो चयन के रूप में है, कौन सा व्यक्ति क्या चयन करता है। इसलिए वर्ण व्यवस्था प्रारंभ में जो व्यक्ति जो कर्म प्रधान थी, वर्ण का मतलब भी चयन है, वर्ण करना। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई और उसके स्थान पर जाति व्यवस्था आ गई, और जाति व्यवस्था जन्म प्रधान थी। जन्म जिसमें हुआ भाई उसकी जाति बन गई। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं। प्रारंभ में 2 ही वर्ण थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, और बाकी का जो पूरा संगठन जो था, जो बाकी की जो पब्लिक थी, वो विश्व कहलाती थी। और बाद में धीरे धीरे वही विश्व जो है वो वैश्य बन गए और फिर शूद्र बन गए। शुद्ध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जब भी मैंने बात की उसमें मिलता। से पहले हमें कहीं पर भी शुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। ऋग्वेद के ऋषियों में जो है वो हमें विश्वामित्र है, अत्रि है, भारद्वाज है, वशिष्ठ है, ये इनका हमें नाम मिलता है, और ये जो है वो ऋग्वेद के मंडलों के रचनाकार माने जाते हैं। ऋग्वेद का 8वां मंडल कण्वों और आंगिरस जो वंश उसको समर्पित है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50 सूक्त कण्व वंश के ऋषियों द्वारा निर्मित है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, और 10वें मंडल में राजा को राष्ट्रीय राज्य को बनाए रखने के लिए कहा गया है। ऋग्वेद का प्रथम एवं 10वां मंडल जो है सबसे बाद में जोड़ेगा, सबसे जो है वो नवीन जो मंडल है वो पहला और 10वां है, बहुत बाद की बात है। प्रारंभ के जो है वो दूसरा और से लेकर 9वें तक है। विवाह जो है वो अंतर्जातीय होते थे, क्योंकि तब वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी, वर्ण था व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं थी, बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। दीर्घ काल तक तथा आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी, मतलब अगर बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई संतान नहीं थी तो उसकी पत्नी को संतान उत्पत्ति के लिए अपने बड़े भाई के जो पति के जो छोटे भाई के साथ उसको रहने का अधिकार था, जब तक कि उसकी संतान नहीं हो जाए। ये नियोग प्रथा थी, क्योंकि इस परिवार क्या है, पितृसत्तात्मक था। प्रदा प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। पुनर्विवाह होते थे, जो भी मैंने बात की नियोग प्रथा उसमें, और विधवा स्त्री अपने देवर यानी पुरुष विवाह कर सकती थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। कन्या की विदाई के समय उपहार एवं द्रव्य दिए जाते थे उसे वहतु कहा जाता था। इसे आजकल जो है वो दहेज कहते हैं, डॉरी कहते हैं, इस पे जो कानूनन अपराध है। ऋग्वेद समाज में स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने तथा संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि समाज क्या था, पितृसत्तात्मक था, और आज भी है। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए खुले थे। कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन ये कुछ समय के लिए, उसके बाद में ये इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो शिक्षा है जो है वो विशेष तबके तक की सीमित थी, सभी को अधिकार नहीं था शिक्षा प्राप्त करने का। पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। ये सारी चीज़ें जो है वो वर्ग विशेष के लिए थी, सारी जो लोग इसमें पब्लिक इसमें नहीं आती थी। ये जैसे अधिकार जो बात कर रहे हैं हम, ये कुछ एक विशेष तबके तक ही सीमित था। पुत्री का उपनयन संस्कार किया जाता था। स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है। शिक्षा के लिए सामान्यतः गुरुकुल पद्धति थी, जहाँ मौखिक शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वेद काल में दास प्रथा का प्रचलन था। देखिए, मतलब जो जितनी भी जो बातें हैं वो सारी एक वर्ग विशेष तक, ब्राह्मणों तक ही सीमित थी, बाकी कोई ये सब चीज़ें नहीं थी। उपनयन संस्कार जो था वो भी बाद में केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित हो गया, जिसे जनेऊ धारण संस्कार कहा गया है। ऋग्वेद के प्रारंभ में
कबीलाई समाज 3 वर्गों में बंटा: योद्धा, पुरोहित और सामान्य लोग। आर्य मूलतः शाकाहारी थे, परंतु विशेष अवसरों पर मांस का प्रयोग करते थे, मांसाहारी थे और सोम रस का पान करते थे। गाय को अघन्या न मानने योग्य माना गया था, क्योंकि इसका यहाँ पे जो है वो आर्थिक महत्व होने से, धार्मिक नहीं था, आर्थिक महत्व की वजह से उसे अघन्या कहा गया है। आर्य लोग अधोवस्त्र, उत्तरीय वस्त्र एवं अधिवास पहनते थे तथा उष्णी अर्थात सिर पर पगड़ी धारण करते थे और उनके वस्त्र सूत, ऊन एवं मृगचर्म के बनते थे। अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो मेन उनका जो था व्यवसाय वो पशुपालन था और बाद में उन्होंने कृषि को अपनाया। और ऋग्वेद में हमें जो अनाज है उनके हमें वर्णन मिलते हैं। इसके अलावा तांबे एवं कांसे का भी हमें उल्लेख मिलता है, लोहे का उल्लेख हमें मिलता है। और युद्ध जो होते थे वो गायों के लिए होते थे, इसलिए युद्ध को गवेषणा कहा जाता था, मतलब गाय के लिए किए जाने वाला जो संघर्ष है। इस तरह हमें पूर्व वैदिक काल में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक जो जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से मिलती है। देवता जो थे उसमें मन प्रधान जो देवता वो इंद्र था और उसके अतिरिक्त जो है वो मित्र है, वरुण है, अग्नि है, सोम है, ये देवता हमें मिलते हैं।